थी। एक बार की बात है, हीरानगर में रहने वाले बूढ़े हरिदास की एक कन्या थी रमा। जो रमा जन्म से ही गूंगी थी। रमा के पड़ोस में रहने वाले मोहन को बचपन से ही रमा से बहुत लगाव था। वे साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, मोहन ने रमा से कहा, रमा, वसंतपुरा के राजा वर्धन अपने महल में एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उस मंदिर का दरवाज़ा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी वसंतपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ महीने बाद वसंतपुर जाकर राजा वर्धन को काफ़ी ऊंचे दाम में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी। रमा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मोहन की बात सुनकर के वहाँ से चली गई। अपने घर पहुँचने पर वह सोचने लगी, मोहन बहुत ही गरीब है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वह कैसे खुश रख सकता है और कैसे सुखी रख सकता है। दूसरी तरफ मोहन भी बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था कि रमा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारे की सारी भाषा समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे भी कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। रमा के पिता भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहते थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। मोहन रोज जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, हरिदास जब अपने खेत से वापस अपनी झोपड़ी में आए तो अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उनकी बेटी रमा ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, तो वह मोहन को बुलाकर घर आ गई। मोहन को बुलाने उसके घर आ गई और मोहन ने जब हरिदास की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत ही वैद्य को बुलाकर ले गया। परंतु आए हुए वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि का हरिदास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन हरिदास ने रमा से कहा, रमा बेटी, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस की ही गांव में शिवपुर में मेरे तांत्रिक दोस्त सुदामा रहते हैं। तो शिवपुर जाकर सुदामा से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वो कोई तेरे लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा लड़का देखकर तेरा विवाह भी कर देगा। फिर उस दिन हरिदास की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर हरिदास का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। मोहन की मां ने गूंगी रमा को बहुत दिलासा दिलाया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब मोहन रमा के घर पर गया तो उसने देखा कि रमा अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वह समझ गया कि रमा कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहाँ जा रही हो? रमा ने इशारे में मोहन को बता दिया कि वह शिवपुर जा रही है। तब मोहन उदास हो गया। क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती? रमा, मेरे साथ मेरी बनकर मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा। रमा ने मोहन के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम शिवपुरा छोड़कर वापस लौट आऊँगा। रमा ने इनकार से सिर हिलाया और इशारों ही इशारे में मोहन को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र ना करे, वह चली जाएगी। रमा जब शिवपुर गांव में पहुंची, जब वहां का नज़ारा देखा, वह बहुत डर गई थी। असल में शिवपुर गांव में एक मौत का तांडव मचा हुआ था। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। शिवपुर में हर जगह पर मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा था। रमा एक जगह पर पहुंची, तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वह रुक गई। वहां झोपड़ी के अंदर गई, तब वह बिस्तर पर एक बूढ़े आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटा, तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में रमा ये नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक सुदामा के यहाँ पर पहुँच गई है।
वह आदमी बोला, मैं तांत्रिक सुदामा हूँ बेटी। दुनिया को चमत्कार का दिखावा करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा है वह मेरे मुंह में डाल दो। रमा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक सुदामा के पास पहुंची। मगर ये क्या, तांत्रिक सुदामा तो मर चुके थे। रमा ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहाँ पर जाऊँ? क्या इतने लंबे सफ़र के बाद रमा को बहुत तेज प्यास भी लगी थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करते सारा जल पी लिया। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की, सरदार जी जल्दी आओ, देखो यहाँ पर एक लड़की है। असल बात ये थी कि शिवपुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव में भाग गए थे। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खुकार ग्रुप से पुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज़ सुनकर उनका सरदार दर्जन तांत्रिक सुदामा की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हमें इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी रमा ने चिल्लाया नहीं, अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज़ कैसे निकल आई, मैं तो गूंगी थी ना। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ रमा सोच रही थी कि हो मैं सचमुच बोलने लगी हूँ। लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था, लेकिन रमा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकू का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब रमा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, भगवान करे तेरी टांग टूट जाए, भगवान करे तेरी आँख फूट जाए। उसका कहना था कि डाकू का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आँख की रोशनी भी चली गई। रमा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी टांग भी नहीं चल पा रही है। सरदार के साथ जो दूसरे साथी थे वह घबराकर घर से बाहर निकल आए और अपने साथी को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे, साथी अंदर जो लड़की है वे मुझे कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वह सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांग टूट जाए, वह लंगड़ा हो जाए तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वह अंधा हो गया। अवश्य ही वह कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूँ हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहाँ से भाग चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ रमा और वह अपाहिज डाकू ही रह गया था। डाकू का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वह रमा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे अंधे और अपाहिज को यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी में ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाला घोड़े की ज़रूरत है। तुम घोड़े बन जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। रमा की पूरी बात हुई कि डाकू का सरदार एक घोड़े में बदल गया। रमा सोचने लगी, वह ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव में से बाहर चल पड़ी। फिर एक अन्य गांव बसंतपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रमा सोचने लगी, लगता है जैसे मैं किसी मृद की बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान हैं पर सब के दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु रात हो गई है, रात को सफ़र करना ठीक नहीं है। यहीं किसी के घर में शरण लेकर यहीं किसी के घर में रहकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ बाबा, रात भर के लिए मुझे यहाँ पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थी। रमा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज़्यादा रात नहीं हुई है, आप इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, आखिर बात क्या है? कुछ
मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री पुरुष, ये बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई देते हैं उसे डरा कर ले जाता है। और मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा। अरे, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? ने बोला, बाबा आज ऐसे ही होगा, आज उसकी मौत हो जाएगी। वह कहती हुई बेटी, यहाँ के राजा वर्धन ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फी दी जाएगी। तुम्हारी बात तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े से बड़े योद्धा ना मार सके, तुम और तुम्हारे घोड़े कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर रमा बड़ी ही निश्चित होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब रमा की आंख खुली और घर के मालिक ने कहा, कमाल ही हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। रमा उठकर बाहर आई तो बहुत ही सारी भीड़ थी। वह विशाल राक्षस वहां मरा पड़ा था। रमा का घोड़ा के सीने पर खड़ा था। राक्षस के मर जाने की खबर राजा वर्धन के पास पहुंची और वह कहने लगे, क्या कहते हो, एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा वर्धन ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की को आप पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचे जहां रमा रुकी हुई थी। उसने रमा से कहा, हमारे महाराज ने आपको सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। रमा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फी भी मुझे मिल जाएगी। और हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात रमा से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर रमा जोर से हंसने लगी। बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। रमा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़े हो गए। वह सोचने लगा, हाय, ये मुझे क्या हो गया है, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया। जरूर ही ये कोई मायावी लड़की है। और वह रमा को लेकर अपने में पहुंच जाता है। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। मैं सेनापति ही हूँ महाराज, मगर मेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई इसके बारे में आपको अकेले में बताना चाहूँगा। राजा वर्धन सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहाँ सेनापति ने अपनी हालत का कारण रमा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की रमा मुझसे कहने लगी कि अरे सेनापति, किंतु तुम बूढ़े हो गए हो। उसका इतना कहना ही कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये लड़की चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो गए। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। वह लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, यह जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति ने रमा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा वर्धन चिंतित होकर अपनी महामंत्री को बुलाया और महामंत्री हरिदास ने कहा, मेरे विचार से हम इस लड़की को सभी सुख सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। क्या मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री हरिदास ने अपनी पूरी योजना विस्तारपूर्वक राजा वर्धन और सेनापति को बता दी और कहा, यानी कि हम इस लड़की को हर तरह से आराम उपलब्ध करा देते हैं, बदले में हम अपने देश के दुश्मन को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़के की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री हरिदास की योजना के अनुसार ही हुआ। रमा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए।
साथ ही इनाम की 1 लाख अशुफी भी उसे दे दी गई। कुछ दिन बाद एक दिन राजा वर्धन ने महामंत्री हरिदास के सुझाव पर अमल करते हुए रमा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। रमा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बेटी, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारे पड़ोसी राज्य सुजैनपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिष ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन मर जाए, उनकी सेना में महामारी फैल जाए, तो हमारे देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन मर जाए और उनकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा वर्धन के इरादे से बेखबर रमा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसे ही करते ही राजा अर्जुन की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिन बाद जब राजा वर्धन ने फिर से रमा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बेटी, हमारे पड़ोस के राजा ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहाँ नदी सूख चुकी है। वहाँ पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। जब रमा ने ज्वालापुर के बारे में बाढ़ आने की बात जुबान से निकली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर राजा वर्धन और उसके महामंत्री हरिदास को पता चली तो वो दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वह महामंत्री बोले, यह तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोस शत्रु राज्य की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित है। रमा ये नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा वर्धन ने उसे अपने स्वार्थ सिद्ध का साधन बना लिया। कुछ महीने और बीत गए और हर तरह की सुख सुविधा होते हुए भी रमा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी कि कितने नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए, किंतु मैं अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब रमा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और सोते हुए रमा को पलंग सहित उठाकर ले गए। रमा के महल के नौकर चाकर को मार दिया। सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्मी से उन्हें ख़त्म कर दिया। अब रमा की आँख खुली तो वह कहने लगी, अरे मैं कहाँ, कौन है? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री हरिदास के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री हरिदास ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूँ कुमारी जी, हमारे राजा वर्धन ने अपनी वजह से आपकी वजह से अपने दो शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है। किंतु अब वे इस डर से आपकी हत्या करना चाहते हैं कि कहीं कल को आप इनके लिए खतरा ना बन जाए। मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी, मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि आपकी बात हमेशा सच होती है। इसलिए महाराजा वर्धन ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया। किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराजा ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचा लिया। फिर महामंत्री हरिदास ने अपने विश्वसनीय साथी की मदद से रमा को ये विश्वास दिला दिया कि राजा वर्धन सचमुच ही उसे मार देना चाहते थे। भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। बड़े आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराजा वर्धन और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराजा और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं आपके सैनिक की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूँगा और राजा बन जाऊँगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूँगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हो तो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराजा की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे।
रमा ने अपनी बात पूरी की थी कि महामंत्री हरिदास मिट्टी की मूर्ति में बदल गए। अगले ही पल हरिदास के दास के सेवक रमा के कदमों पे गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में रमा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री हरिदास के दिमाग में राजा वर्धन को मरवा कर राजा बनने का विचार आया था और उसने ये षड्यंत्र रचा कर रमा के सभी नौकर की हत्या कर दें, उसे महल से उठा लिया जाए। वास्तव में महाराजा वर्धन ने तो रमा के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर रमा के कहने पर वह सभी सैनिक महाराजा वर्धन के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, ओह, मुझे विश्वास नहीं है कि महामंत्री हरिदास ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने रमा से कहा, रमा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री के विचार से सेना की बात से रमा के दिल में एक ख्वाहिश बसी थी और वह थी महारानी बनने की। वह जानबूझकर बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या जी? हाँ मैं महाराज। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। मगर बेटी, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा अंतर है। गुस्ताखी माफ़ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करा सकते हैं। राजा वर्धन को अचानक हंसी आ गई। उनके चेहरे पर गहरी रेखा उभर आई। बेटी, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरे सबसे बड़े बेटे आज 15 वर्ष पूर्व, जब वह 10 साल के थे, एक सरोवर में डूबकर मर गए थे। उससे छोटे 2 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, पर एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वह भी मेरे दोनों बेटे को उठा कर ले गए। उस दिन से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा है और एक बेटी। बेटे की उम्र केवल 8 साल है और वह तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। रमा की जिद के आगे राजा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुँचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत उदास हैं? वर्धन ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बताया और रमा के बारे में सब कुछ बताया। महारानी, उस लड़की की बात में बड़ी ताकत है। वह जो भी कहती है वह सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय मैं बताती हूँ। और फिर अगले दिन राजा ने रमा से कहा, बेटी, हमने निर्णय ले लिया कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुरा का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा वर्धन की बात सुनकर रमा बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को रमा का बचपन का साथी मोहन चंदन की लकड़ी का गट्ठा लेकर बसंतपुर आया। उसे पता था कि राजा वर्धन को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत है। सुबह सुबह ही मोहन लकड़ी का गट्ठा लेकर राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से रमा बाहर निकल आई और, अरे मोहन, तुम यहाँ पर हो? रमा, तुम राजमहल